या अब इस्लामी शासन ही खत्म करना है अमेरिका और इजराइल को ईरान में से, कि आगे के लिए कोई थ्रेट ही ना रहे, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा ये बड़ा सवाल है। क्या यहाँ पर कोई नरम दल टाइप कोई एलिमेंट नहीं है क्या ईरान के अंदर? नरम दल तो नहीं है, लेकिन खामनेई के बहुत नज़दीकी और इस वक्त एक तरह से कहें कि सबसे ज़्यादा जिसकी उम्मीद की जा रही है अली लारजीनी, उनका नाम आ रहा है कि शायद वो अब उस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। और उनके जो बयान रहे हैं वो चाहे वो न्यूक्लियर निगोशिएटर के तौर पर रही हो या देश में अलग अलग समय पर, तो उनको थोड़ा सा उदार, तो खैर वहां कोई है नहीं, ये शब्द ही सुन के मुझे लगता है कि ईरान में उदार क्या कहेंगे, तो मूल समस्या उदार कोई नहीं है। दूसरा, आप कहेंगे कि अगर इस्लामिक शासन, तो ये असंभव है, ऐसी कोई बात करना तो मतलब ईरान की धरती पर आप पैर नहीं रख पाएंगे। इस्लामी शासन हो, लेकिन वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि उदारता का कुछ तो उसमें लक्षण आए, जो दुनिया के देशों के साथ बात करें। दुनिया के देशों को छोड़िए, आप अपने देश के नागरिकों के साथ कैसे बिहेव करने जा रहे हैं? डेमोक्रेसी नहीं आ सकती ईरान में? नहीं, डेमोक्रेसी उस तरह की पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी आएगी भी तो पार्शियल डेमोक्रेसी है। और जिस स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी किसकी कीमत पर है? आयतुल्लाह खुमैनी जब आए किसकी कीमत पर? कितने लोगों की हत्याएं की, कितने अब जो उस समय इस्लामिक रेवोल्यूशन जो 79 में आया, वो सिर्फ खुमैनी साहब ने नहीं करा था, वहां लेफ्टिस्ट भी थे, ट्रेड यूनियनिस्ट सब थे, सेकुलर थे। जैसे ही वहां आए इन सबको मरवा दिया, सबको मारा, पूरा ऑपोजिशन। और रही बात सक्सेशन का, देखिए अगर वर्तमान व्यवस्था रहती है तो गार्डियन काउंसिल के जो मेंबर हैं 88 जो क्लेरिक हैं, जो धर्मगुरु हैं, सिर्फ वही वहां के सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। मसूद पेजेश्कियान वो धर्मगुरु नहीं है, वो जो राष्ट्रपति है वो डॉक्टर हैं, वो सर्जन हैं, बहुत पॉपुलर हैं, और वो नरम दल के हैं। इस बार उनको ढील दी गई थी तब वो जीत के आए हैं। इसके अलावा भी वहां बहुत सारे नरम दल हैं। इब्राहिम रईसी को कहा जाता था, वो भी धर्मगुरु थे, बेचारे मारे गए, कि वो सक्सीड कर सकते थे। मुज्तबा खामेनेई हैं, जो खामेनेई साहब के बेटे हैं, उनके बारे में कहा जाता है। 4-5 नाम हैं जो इस समय उनके तो शादी जो हुई थी, उनकी बेटी की शादी हो तो बड़ा ये सुप्रीम लीडर तो एक बार फिर कोई क्लेरिक ही होगा ना। बिल्कुल, अगर ये व्यवस्था रही तो। अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, जैसे वेनेजुएला में हो गया कि उन्हीं की डेप्टी ने कहा कि अच्छा है आप इनको ले जाओ, हम आपके साथ ट्रेड शुरू करते हैं, हमें छोड़ दो, अगर वैसी कोई व्यवस्था ईरान में हो रही होगी तो पता नहीं। लेकिन अमेरिका क्या चाहेगा? तो इस्लामिक मुल्क रहे, इस्लामिक शासन रहे, लेकिन रिलीजियस सुप्रीम लीडर जैसी पोस्ट नहीं हो, क्योंकि वो खतरनाक उसके लिए ज्यादा होती है। देखिए जरा हमले की तस्वीरें जो इजराइल ने जारी की हैं उसको आप देखिए जरा, क्या तबाही मचाई है। बम गिर रहे हैं इमारतों के ऊपर। वीडियो बनाया गया है, जाहिर है ये ड्रोन वगैरह से किया होगा। बॉम्बिंग के विजुअल्स हैं, लाइव बॉम्बिंग विजुअल्स आप इसको कहिए, कैसे बम गिर रहे हैं, फट रहे हैं इमारतों के ऊपर, इमारतें तबाह हो रही हैं, धुएं का गुबार आसमान में उठ रहा है, और इसकी तस्वीरें कैप्चर की हैं इजराइल ने। बहुत ही खौफनाक ईरान पर हमले की तस्वीरें हैं। अभी एग्जैक्टली कौन सी जगह है तो नहीं अभी पता चला है, शायद तेहरान ही है, तेहरान पर। और देखिए वीडियो बनाया गया है प्रॉपर इसका, कैसे बम गिरे हैं, और जो भी उनका लक्ष्य था, जो इमारतें हैं उन इमारतों के ऊपर बड़ी सटीक तरीके से 2 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी, 2 स्क्वायर बिल्डिंग्स, और उनके ऊपर ये हमला हुआ है। फाइटर जेट्स भेज करके, अब ये कैपेबिलिटी तो गजब की है, मिलिट्री कैपेबिलिटी का तो कोई मामला ही नहीं है। 200 फाइटर जेट भेज करके और अटैक करना, मतलब आप समझ में नहीं आया। वो भी दिन दहाड़े जिसको कहते हैं। नॉर्मली रात में हम लोग इस प्रकार का, वो तो दिन में इतना प्रिसीजन के साथ जाकर के मार दे रहा है। देखिए आप जो जून में जो लड़ाई हुई थी ना 12 दिन की, उसमें पूरी तरह से इनके एरियल जितने भी ठिकाने थे या रेडार थे, सबको कॉम्प्रोमाइज करके इजराइल घुस गया था। यानी पूरी तरह से वो फ्री हो गया था। आप कहीं आप बम गिराना चाहें, कहीं जैसा फाइटर जेट से अटैक करना चाहें, वो पूरी तरह से उन्होंने मुक्त कर दिया था। इस समय वो थोड़ी सी डिफिकल्टी है, क्योंकि उन्होंने अब मिसाइल चारों तरफ फेंकना शुरू किया है। पहले वो सिर्फ इजराइल पे अटैक कर रहे थे, अमेरिकन इंटरेस्ट पे अटैक नहीं कर रहे थे, उनका लिमिटेड था। एक सवाल मैं जीटी से जरूर पूछूंगा, लेकिन जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था तो लोग कहते थे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना चलेगा। 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं उसको।
इस युद्ध के बारे में कोई भविष्यवाणी तो मैंने नहीं सुनी अभी तक, लेकिन ये कितना लंबा चलने ये वाला है? बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका का मकसद इसमें जो है वो ये है कि दबाव बना करके झुकाना, कॉम्प्रोमाइज कराना और कोई एक नई व्यवस्था वहां बना देना। ये पहले भी इस बात की कोशिश हो रही थी कि कॉम्प्रोमाइज में कोई रास्ता निकल आए, कोई व्यवस्था बन जाए। इसके लिए तमाम जो रीजनल कैपिटल्स में ये जो अली लारिजानी के, जिनके लिए अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, अली लारिजानी ही घूम रहे थे, और ये लड़ाई शुरू होने के पहले खामेनेई ने उन्हीं को नेशनल सिक्योरिटी का चार्ज दिया था, अली लारिजानी को ही। तो ये बातचीत कई लेवल पर हो रही है। और जो आपने बीच में एक बार कहा ना, स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर जो बात कर रहे थे, बिजनेस की बात हो रही थी कि ईरान अमेरिका का हथियार खरीदे और अमेरिका उसके तेल को बाहर बेचने की परमिशन दे, उसके उस पर जो पाबंदियां हैं उसमें ढील दे। तो ये तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं। और उस समय क्या दबाव बनाया जा रहा था? पहले दबाव ये बनाया जा रहा था कि डर के, ये कहा गया कि 22 लोगों के साथ खमेनाई देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, रूस चले जाएंगे। तो ये सब एक माइंड गेम था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था अमेरिका के। वो दबाव बना रहा था कि डर के छोड़ के चले जाए। अब वो डर के नहीं गए तो उनको मार दिया गया। तो अब एक नई तरह से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि अब जो उनके उत्तराधिकारी होने वाले हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर ले अमेरिका के साथ। इसलिए ये लड़ाई, जिस लेवल की लड़ाई अभी चल रही है ना सौरभ जी, ये लड़ाई बहुत दिन नहीं चल सकती है। वहां यूक्रेन और रूस की लड़ाई इस लेवल की नहीं है, उसकी इंटेंसिटी ऐसी नहीं है जी। तो वो नहीं, उस तरह ये लड़ाई बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये जैसे ये तस्वीर आई है सर, बढ़ना होगा। ये तस्वीर देख के तो लग रहा है कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो इजराइल, ईरान की तरफ से ही जो उम्मीद कर रहा था अमेरिका पहले, वो शायद अब उम्मीद पूरी हो जाए कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला नहीं। और इसमें एक चीज और है ना कि जो मतलब, अच्छा मैं क्लियर कर दूं, ये खामेनेई जहां पर थे वहां प्रेसिडेंशियल पैलेस है वो।